Hello students, this is Rachit Jain, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। आज हम पहले यूनिट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रीवियस जो हमने स्टडी किया था, दैट इज व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, या हमें इंस्ट्रूमेंटेशन की या मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है। तो फटाफट उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि आपको याद है, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस दैट यूजेस नंबर्स टू डिस्क्राइब अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट हम इसलिए यूज़ करते थे कि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। सिमिलरली मेजरमेंट को हम ये भी कहते थे कि वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है बिटवीन अननोन एंड नोन वैल्यू। किसी अननोन वैल्यू को हम किसी स्टैंडर्ड नोन वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते थे। इसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, सीआरओ, वर्नियर कैलिपर्स, रोलिंग स्केल्स, इवन गिटार, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो मेजरमेंट करके हमको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ असाइन कर देते हैं, जिससे हम उसकी एनालिसिस, उसकी फिजिबिलिटी, उसकी डाटा एक्विजिशन वगैरह हम आगे फुलफिल कर पाएँ। इसके बाद हमने मेजरमेंट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी स्टडी किया था, कि हम उसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या फिर जो पूरे ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको भी हम प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप किया था। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और कवर अप की थी कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। जैसा कि आपको याद है, the technology of using instruments to measure and control physical properties of materials। यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन हमारी क्या थी कि वो किसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम किसी इनडायरेक्टली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जो हम प्रोसेस पूरी फुलफिल करते हैं या फिर किसी पैरामीटर्स को एनालिसिस करते हैं, तो वो पूरी प्रोसेस हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाती है। हम इंस्ट्रूमेंटेशन इसलिए करते थे कि जिससे हम उसकी डाटा एनालिसिस कर सकें, डाटा को पूरा एक्वायर कर सकें। तो लगभग मतलब कि मेजरमेंट हमारा ये है कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेकर उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करें, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजरमेंट आइडेंटिफाई करना, इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाता है। इसके बाद हमने ये थोड़ा सा स्टडी किया था कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे मेजरमेंट के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंपैरेटिव, कॉन्टैक्ट, फंडामेंटल, और भी काफ़ी सारे थे। जैसे कि डायरेक्ट में क्या था, हम कि मेजरमेंट डायरेक्टली ले लेते थे। इनडायरेक्ट में हम क्या करते थे, जिस वैल्यूज को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते उनको हम किसी प्री डिफाइंड फॉर्मूले की हेल्प से इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते थे। एक कंपैरेटिव मेथड था जिसमें हम कंपैरिजन करके एनालिसिस निकालते थे। कुछ फंडामेंटल मेथड थे कि पहले से डेफिनेशन प्री ऑक्यूपाइड हैं, जैसे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से कुछ कॉन्टैक्ट मेथड थे कि हम सेंसर्स वगैरह की हेल्प से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, अगर आपको याद हो कि हमने पत्थर का वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना था तो बीकर में पानी डाल के उसको आइडेंटिफाई किया था। एक था हमारा डिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें वैल्यूज एक क्या कहेंगे, इस रूलर जो हमारा एक जो पॉइंटर था वो अपनी पोजीशन से मूव करता था, डिफ्लेक्ट होता था, और उसकी हेल्प से हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाते थे। जैसे प्रेशर गेज, या आपके पेट्रोल पंप्स पे जो रहता है ना, जिससे हम एयर फिल करवाते हैं, तो वो प्रेशर गेज जैसी वैल्यूज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब कुछ क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, उससे पहले हमारी ये जो मेजरमेंट सिस्टम था, प्रीवियस लेक्चर में इसके एप्लीकेशन एरियाज थोड़े से पेंडिंग रह गए थे, हम उनको पहले कवर अप करेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे, और फिर इस प्रेजेंटेशन को या इस लेक्चर को समराइज करके वाइंड अप करेंगे। अगर हम मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हर जगह, हर चीज़ में बहुत ऑक्यूपाइड है। जैसे कि अगर बात करते हैं
एरोस्पेस सिस्टम की, या फिर हम बात करें मिलिट्री सिस्टम की। अगर मिलिट्री सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो गन हो, चाहे ग्रेनेड हो, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। तो इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्रोवाइज करना, टाइमली इनकी मेंटेनेंस करना, और जैसे कि इनकी अगर मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे कि अगर हमें एक गन भी है तो उसकी शूटिंग की डिस्टेंस या शूटिंग की रेंज भी कुछ पहले से प्री ऑक्यूपाइड होगी, तो उसको मेजर करके, डाटा की एनालिसिस करके उसको और इम्प्रोवाइज करना, या जैसे टैंक की गोले दागने की जो क्षमता होती है उसको प्रॉपर मेजरिंग करके उसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, या जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट की कैलकुलेशन करके हम उसको भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। एरो स्पेस में अगर बात करते हैं, जैसे कि हमारा एरोप्लेन वगैरह होते हैं, आपने देखा ही होगा उसमें इतने बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। कोई एयर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, कोई अल्टीट्यूड को मेंटेन कर रहा है, कोई ऑक्सीजन लेवल को, एरोप्लेन में क्या ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन कर रहा है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और यानी कि इनको मैनेज करना उतना ही टिपिकल है। इसी तरीके से अब आगे देखते हैं और कौन सा हमारे पास सब पार्ट है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्ट्रूमेंट्स का या मेजरमेंट्स का, बहुत वाइड है। ये कुछ आपके टूल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में या डेली यूज में बहुत यूज, स्क्रू ड्राइवर्स, पाइलर्स, ड्रिल मशीन्स, स्क्रूज। तो ये सारे टूल्स हम डेली बेसिस पे भी और कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इनको बहुत यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। और ये जैसे कि अगर मैं किसी जैसे प्लास की भी बात करता हूँ, तो प्लास भी कई अलग अलग साइजेस में, अलग अलग डायमेंशंस में आता है, और उन सबकी वर्किंग डिफरेंट है। अगर मुझे पतला सा वायर काटना है तो उसका जो प्लायर होगा या जो प्लास होगा वो डिफरेंट होगा, और जो मुझे मोटा वायर काटना है तो उसका अलग होगा। सिमिलर वे में अगर मैं स्क्रू ड्राइवर्स की भी बात करता हूँ, अगर मुझे छोटे नट ओपन करने हैं तो उसके लिए छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। ये सारे क्या हैं, मेजरमेंट करके ही इनको इम्प्रोवाइज किया है। अब हाँ, ऐसा तो कर नहीं सकते कि छोटे स्क्रू ड्राइवर से हम बड़ा पेंच खोलने की कोशिश करें, वो खुलेगा ही नहीं। उसके लिए हमें छोटा इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए। तो ये सब मेजरमेंट करके ही आइडेंटिफाई कर पाए। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रक है, जैसे मान लीजिए ये सीमेंट का मिक्सचर क्रिएट करता है, तो वो मिक्सचर भी प्रॉपर मेजरमेंट करने के बाद ही तो क्रिएट करेगा। रैंडमली कुछ भी मिक्सचर नहीं क्रिएट करेगा, कुछ भी करेगा तो वो बिल्डिंग के लिए यूजलेस हो जाएगी चीज़। तो ये सारे टूल्स या ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर मेजरमेंट या प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही इनको डिज़ाइन या बनाया गया है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन की, तो ये बहुत हमारे इंजीनियरिंग सेक्शन से बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि आप लोग डेली बेसिस पे व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक का यूज़ करते हो, या सोशल साइट्स का यूज़ करते हो, किस चीज़ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप डेली बेसिस पर खुद भी मेजर करते हो किस तरीके से। अरे मैंने तो अपना रिचार्ज कराया था, मुझे डेली का 1 GB इंटरनेट ही मिल रहा है। अब 1 GB का इंटरनेट मैंने 100 MB मैंने व्हाट्सएप पे खर्च कर दिया, 400 MB मैंने फेसबुक पे खर्च कर दिया, और बाकी रिमेनिंग मैंने यूट्यूब की वीडियोस देख के खर्च कर दिया। अब सपोज कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ गया, मान लीजिए कि चलिए सर ने कहा कि चलो क्लास में आना है, अब आपके पास डाटा खत्म हो गया, अब क्लास में आने के लिए आपके पास डाटा ही नहीं बचा। तो आप भी क्या करते हो, मेजरमेंट करते रहते हो कि मेरा इंटरनेट का कितना कंजम्पशन हो चुका है, या फिर कौन सा सर्विस प्रोवाइडर मुझे किस कॉस्ट में क्या सर्विस दे रहा है। इवन आप अभी तो जैसे कि 4G कॉलिंग है, तो उसमें इंटरनेट कॉलिंग तो हमारे इंटरनेट कॉलिंग का है या डेली बेसिस कॉलिंग का है, वो तो एक तरीके से फ्री है। लेकिन किसी ज़माने में ये फ्री भी नहीं थी, बहुत चार्जेस लगते थे। इवन अभी भी कई सारे सर्विस प्रोवाइडर्स चार्ज करते हैं। तो आप अपना बैलेंस भी डेली बेसिस पे मेजर करते रहते हो, कितना बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस बचा। तो ये जो पार्ट है मेजर करने का, हमारे रूटीन लाइफ में ही है। सिमिलर वे में इवन जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो टावर हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो सर्वर्स हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हों, तो ये आपस में किस तरह से लिंक ऑन होंगी, आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से डाटा कम्युनिकेट होगा। तो बहुत न्यूमरस इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। ये दोनों आपस में मिलकर बहुत डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं।
जैसे हम यहाँ पे और देखते हैं इसके जो और कहाँ हो सकते हैं, मिलिट्री सिस्टम हमने देख ही लिया, डाटा कम्युनिकेशन हमने देख लिया, एरोस्पेस भी हमने देख लिया, कंस्ट्रक्शन भी हमने देख लिया, ऑटोमोबाइल सेक्शन में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, वेदर में भी होता है। इनको भी हम फटाफट देखते हैं। यानी इनको यहीं से हम समराइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मेडिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम्स की अगर बात करें तो आप अ, इतने सारे डेली बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। जैसे आपको बीपी मेजर करना है तो आपके घर पे बीपी की एक मशीन आ चुकी है। छोटा सा एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, हाथ पे बांधा, बटन दबाया और उसने मेजर करके बता दिया। जबकि इससे पहले कैसी मशीन आती थी, एक हम पंप से प्रेस करते थे और वो हवा भरती जाती थी, तो उसकी हेल्प से हम बीपी मेजर करते थे। तो वो जो हैक्टिक होता था कि कैसे मेजर कर रहे हैं, मेजर करना हमको आता ही नहीं है प्रॉपर, उसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर या नर्सिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम मेजर कर पाएंगे। उसको इम्प्रोवाइज करके डिजिटल बीपी मशीन बन गई है। फटाक से आपने बटन दबाया, उसने प्रेशराइज किया, बीपी की मशीन से मेजरमेंट हो गया। सिमिलरली ग्लूकोमीटर्स आ गए हैं। पहले अगर आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना होता था तो किसी पैथोलॉजी में जाके आपको ब्लड देना पड़ता था, फिर 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ता था, या सुबह देख कर आते थे तो शाम तक रिपोर्ट मिलती थी। ग्लूकोमीटर में क्या किया, आप बस आपके एक छोटे से पिंच से पिंच किया और एक ड्रॉप ब्लड की ली और आपका ब्लड शुगर एक इंस्टेंटली मेजर होकर आ गया। कोई लाइन में नहीं लगना, कहीं वेटिंग नहीं जाना। तो मेडिकल फील्ड में भी इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत या इंस्ट्रूमेंट का बहुत वाइड स्कोप है। डॉक्टर्स भी डिफरेंट, जैसे कि मतलब कि एक्सरेज हैं, ये सब क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स ही तो हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये मेडिकल फील्ड में बहुत इफेक्टिव हैं। सिमिलर वे में वेदर वेदर डाटा मेजरमेंट्स, कि भाई बारिश कब होने वाली है, या आज का मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, सर्दी रहेगी। तो ये सब एनालिसिस ही तो करते हैं जो हमारे वेदर कास्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो एनालिसिस कैसे कर पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने सेटल किया हुआ है, जो अर्थ के टेम्परेचर को, विंड के टेम्परेचर को, विंड की स्पीड को, ह्यूमिडिटी को, इन सबको मेजर करते रहते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में अपडेट करते रहते हैं। इन द सेम वे अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्शन की भी अगर बात करें तो गाड़ी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंस्ट्रूमेंट कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। ऑटोमोबाइल्स डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स डेवलप हो चुके हैं सेगमेंट के अकॉर्डिंग, कि ये हाई सेगमेंट की गाड़ी है, ये मिड सेगमेंट की गाड़ी है, ये लो सेगमेंट की गाड़ी है। हाई सेगमेंट की गाड़ी में क्या लग्जरी प्रोवाइड कर दी है, आपको ब्लूटूथ या फिर स्टेयरिंग पे आपको ब्लूटूथ कंसोल मिल जाएगा, बटन्स मिल जाएंगे जिससे आपके विंडोज या म्यूजिक सिस्टम या रिवर्स पार्किंग कैमराज या अलग अलग गैजेट्स ऑपरेट हो सकते हैं। इवन वॉइस एनेबल्ड सिस्टम भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं कार व्हीकल्स के अंदर। तो डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइज होती जा रही है, एनहांस होती जा रही है। वो कैसे, ये क्या करते हैं, प्रीवियस डाटा का एनालिसिस करते हैं, यानी कि प्रीवियस डाटा को मेजर करके उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं और फिर उस पर वर्कआउट करते हैं और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को डिज़ाइन या एलोबरेट करते ही रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने मेजरमेंट सिस्टम के एप्लीकेशन की बात करें तो हर जगह उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। इवन आप इस आपकी जो ये और सिंपल सी बात करें, आप हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते हो और फिर आप एग्जाम्स के मार्क्स को भी आपस में डिस्कस करते हो कि अरे मैं 1 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स और आता तो मेरा मेरा ए ग्रेड बन जाता, या 2 मार्क्स आते तो मेरे को A+ मिल जाता। तो आप भी उसको डेली बेसिस पे करते हो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, अगर मैं इस एवरेज से चलूंगा तो मुझे इस एवरेज की डिग्री बनेगी। मुझको अपना इतने एवरेज पे इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो हर सेमेस्टर में कम से कम लाने ही लाने हैं, जिससे मेरी डिग्री अच्छे मार्क्स की बन जाए, जिससे कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। कैंपस के लिए भी एक क्राइटेरिया रहता है कि आपका मिनिमम थ्रू आउट इतना परसेंटेज होना चाहिए स्टडीज़ में। तो हम भी उसको डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं मेजरमेंट वगैरह करते ही रहते हैं। चलिए अब इसके बाद अब बात करते हैं हम अपने अपकमिंग टॉपिक की, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो मैंने ये अभी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो मिलिट्री से, चाहे वो एरोस्पेस से, ये अलग अलग टाइप से इनको क्लासिफाइड किया गया है। किस तरीके से, नंबर 1 हमारा है डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप,
नंबर 2 है हमारा मैनुअली ऑपरेटेड एंड ऑटोमेटिक टाइप्स। नंबर 3 है हमारा एनालॉग एंड डिजिटल टाइप्स। नंबर 4 है सेल्फ जनरेटिंग पावर एंड ऑपरेटेड टाइप्स, सॉरी सेल्फ जनरेटेड पावर या सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड टाइप्स। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप्स। और लास्ट डम्ब एंड इंटेलिजेंट टाइप। क्लासिफिकेशन इतनी ही लिमिटेड नहीं है, और भी कई तरह के क्लासिफिकेशन इसमें एग्जिस्ट कर सकती है। ये कुछ जनरलाइज क्लासिफिकेशन है, हम जो आरजीपीवी के रिस्पेक्ट में जो हम स्टडी करेंगे। चलिए इनको वन बाय वन हम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप की। जैसा कि आप यहाँ पर आपने इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर वहाँ देखा होगा जहाँ पर या तो जो लेबर बड़ी बड़ी अनाज की बोरियां उठाते हैं या फिर उनको मेजर करते हैं कांटे में फंसाकर कितना वेट है, कितने किलो के हैं, या फिर जो हमारे घर पे एलपीजी के सिलेंडर देने आते हैं उनके पास भी कुछ कुछ ऐसी मशीन होती है जिसपे वो सिलेंडर को लेके एकदम स्ट्रेच करते हैं, टांगते हैं, और उसका वेट या उसकी कितना अमाउंट है वो उसमें डिस्प्ले होने लगती है। तो ये एक हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि स्प्रिंग जैसा सेक्शन लगा होता है जो उसके स्केल से कोरिलेटेड होता है। वेट पड़ने से ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और उसके रिस्पेक्ट में जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइंड है, चाहे वेट में हो चाहे मीटर्स में हो, वो बताने लगेगी। तो इस तरीके से ये डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। ये दूसरा जो हमारा टाइप है ये है नल टाइप। ये हमने तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। किराने का हमें सामान लेने जाना हो वहाँ भी देख सकते हैं, या किसी ज्वेलर के जाना हो वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये नल टाइप बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है। क्यों? बिकॉज ये बहुत इजी है और इफेक्टिव भी है। इसका सबसे बहुत बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि हम एक तरफ तो जो हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अननोन मास की, और एक तरफ वैल्यू रख देते हैं स्टैंडर्ड की जो किलोज में हमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। 1 किलो या 2 किलो के जो उनके पास मास के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, या जिसे हम बट्टे भी कहते हैं, वो रख लेते हैं कि ये 1 किलो का है, ये 2 किलो के। और नल पोजीशन कब आएगी, यानी कि दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये जीरो पे होगा। किसी तरफ ये झुकेगा तो उससे पता चल जाएगा कि इसका वेट ज़्यादा भारी है और हमें और वेट रखना पड़ेगा। जैसे कि डेली बेसिस पे जो डेली वेजर्स होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, वो इसी के हेल्प से आपको सब्जी बेचते हैं। एक तरफ उसने रख दिया, करीब करीब अगर सपोज आपको 2 किलो टमाटर लेने, तो एक तरफ वो 2 किलो का वेट रख देगा और दूसरी तरफ क्या करता जाएगा, टमाटर को रखता जाएगा, और जैसे ही नल पोजीशन अचीव होगी वो बता देगा कि भैया आपके 2 किलो टमाटर तैयार हो गए। तो इस तरीके से ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज मैनुअली ऑपरेटेड एंड ऑटोमेटिक टाइप्स। मैनुअली ऑपरेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये तो हम घरों में भी यूज करते हैं। अरे ये वाला इसका पेंच लूज हो गया, चलो स्क्रू ड्राइवर उठा के इसको टाइट कर दो। अरे गाड़ी का पहिया वो पंचर हो गया, पाना लिया, उसको ओपन कर लिया। तो ये मैनुअली ऑपरेटेड है, हमें हाथ से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक टैप्स कैसे होते हैं कि जैसे मैंने अभी ये पहिया खोलने की बात की, तो उसको खोलने के लिए बड़े बड़े जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स कहेंगे, या फिर जहाँ पे गैराजेस होते हैं अच्छे अच्छे लेवल के, तो वहाँ पर मैनुअली की जगह वो अपनी मशीन से इन स्क्रूज को अनप्लग करते हैं, अनलोड करते हैं। इवन स्क्रू ड्राइवर्स के भी जो आपकी ड्रिल मशीन होती है उसमें भी फंक्शन आ गया है। स्क्रू ड्राइवर का फंक्शन आगे पुट किया, या स्क्रू ड्राइवर का पॉइंट लगाया और बटन दबा दिया तो वो उसको भी ओपन कर देगा। तो ये मेजर डिफरेंस है मैन्युअली ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और ऑटोमेटिक टैप्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालॉग एंड डिजिटल टैप्स। ये एक एनालॉग मल्टीमीटर है। आपको इस बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने जा रहे हो तो मल्टीमीटर आपको बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा। तो पहले के ज़माने में जिसमें डिफ्लेक्शन वाला पॉइंटर हुआ करता था और वो मूव करता था वोल्टेज के या एम्पियर के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह की जो मल्टीमीटर्स आते थे, ये उसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम सोर्स को कनेक्ट कर देते थे और फिर उसका डिफ्लेक्शन यहाँ देखते थे। तो ये एक एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि पहले के टाइम में
कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स हम लगाते थे, चाहे वो टीवी पे लगाते थे या यूपीएस सिस्टम हम लगाते थे अपने डेस्कटॉप के लिए या फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर्स हम पुट करते थे, तो उसमें है ना जो कांटा होता था वो कुछ, वो जो डिस्प्ले यूनिट है वो कुछ ऐसी ही होती थी कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। बस हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि वो सडनली फ्लक्चुएट होती थी, तो हम वैल्यूज को असाइन नहीं कर पाते थे कि कितनी वोल्टेज है या कितनी है। या जो एसी के साथ हम स्टेबलाइजर लगाते थे उसमें भी इस तरह का ही डिस्प्ले रहता था, तो वोल्टेज बस हमें दिखती रहती थी कि ये 200 200 250 के बीच है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिख पाते थे। वहीं उसको कवर कर दिया डिजिटल टैब्स ने। यहाँ पर तो मैंने जैसे ये पिक्चर्स लगाए हैं एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर के, इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि वैल्यू को हम प्रिसाइजली देख नहीं सकते थे, इसमें एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू दिखती थी। तो ये इसका फायदा हो गया डिजिटल टाइप्स का। तो धीरे धीरे जो एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको रिप्लेस करके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स ने बहुत जगह बना ली है, बिकॉज ऑफ देयर इजीनेस, बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी। और बल्क में बनते तो उनकी कई बार कॉस्ट भी बहुत इफेक्टिव होती है। तो इस तरीके से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगला देखते हैं सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड। आपने फिजिक्स में बहुत स्टडी किया होगा कि सोलर पैनल्स क्या होते हैं, सूरज की किरणों को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इनडायरेक्टली वो सेल्फ जनरेटिंग है, उनको किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं, उल्टा यही पावर जनरेट कर रहे हैं। तो फोटोवोल्टेक सेल की हेल्प, फोटोवोल्टेक सेल की हेल्प से हम सोलर पैनल्स को डेवलप करते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है जो हमारी हीट एनर्जी को या सन एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी या किसी और फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। इसे खुद किसी और पावर की ज़रूरत नहीं है। वहीं पावर ऑपरेटेड टाइप्स की हम बात कर रहे हैं तो पंखा भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। कैसे? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो मूव करने लगता है, और मूवमेंट कर रहा है तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे आपको बड़ी आसानी हो गई, हवा भी आने लगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे फैन भी आ गए जिनमें लैंप भी इनबिल्ट रहता है, लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे पंखे सुंदर भी बहुत लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को एक हमें एक सेपरेट पावर की या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है जिससे वो फंक्शनिंग कर पाए। और कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो खुद से ही वैल्यू जनरेट करते हैं, उन्हें किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला हम देखते हैं कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप। इस तरीके के ये आपने बचपन से बहुत यूज़ किया होगा। कई बार आपके मॉम डैड ने आपकी जीभ के नीचे इसको लगाया होगा कि भाई बेटा क्या टेम्परेचर है तुम्हारा, पता तो चले, बुखार उखार तो नहीं है, वरना चलो स्कूल जाओ, है ना। तो ये एक कॉन्टैक्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। जब तक इसको अपनी सर्फेस से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे ये वर्क नहीं करेगा। थर्मामीटर को हम जीभ के नीचे दबाते थे और फिर विद इन अ मिनट ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करके बता देता था। तो ये बहुत वाइडली यूज होता था, बहुत 50-100 रुपये में बहुत सस्ता भी मिल भी जाता है इजी वे में। अब आजकल इसको रिप्लेस किसने कर दिया है? थर्मामीटर गन ने कांटेक्ट खत्म कर दिया। आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, इसको आपके आपके बॉडी के ऊपर फोकस किया, बटन दबाया और इसने आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर करके बता दिया। तो यहाँ पर आप समझो, मैं इसको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को फ्रीक्वेंटली 4 लोगों के बीच यूज नहीं कर सकता। क्यों? हो सकता है कि एक का कंटेमिनेशन दूसरे में चला जाए। और इस तरह के नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइम को मैं 50-100 जितने चाहो पर्सन पे एट ए टाइम यूज कर सकता हूँ। तो ये फर्क है। ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी टेम्परेचर बताता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी टेम्परेचर को बताता है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं जो कॉन्टैक्टिंग और नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप में डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डम्प एंड इंटेलिजेंट टाइप। जब भी हमारी गाड़ी में या व्हीकल में हवा कम होती थी, हम पंचर वाले के पास जाते थे, उससे कहते थे भैया इसमें हवा डाल दो। वो क्या करता था, एक हवा भरने के पाइप से टायर को कनेक्ट किया, हवा भर दी और फिर इस तरीके के प्रेशर गेज से उसकी हवा मेजर कर ली। तो ये जो हवा भरने वाला जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़ा सा डम्ब है। कैसे? क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन मीटर लगा हुआ है और जो हवा भर रहा है वो बार बार इसको कनेक्ट करता था। अच्छा हवा ज़्यादा हो गई तो हवा निकाल दी जाए, हवा कम है फिर से भरी जाए। मतलब कि प्रिसाइज वैल्यू इसको देखनी ही पड़ती थी, ये अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता था। इसलिए इसको डम्ब
टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला गया है। अब आजकल आप पेट्रोल पंप्स में देखोगे इस तरह की मशीन लगी होती है, जो वहाँ का एक ऑपरेटर है वो आपके टायर पे फिट कर देगा प्लग, बटन दबा देगा। बटन दबाते ही क्या होगा, हवा आपके टायर में भरने लगेगी, और जैसे ही जितनी उसमें होने चाहिए 32-35 PSI जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी भरने के बाद ऑटोमेटिकली एक साउंड आएगी बीप बीप, और आगे हवा भरनी बंद हो जाएगी। तो ये और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट किसके लिए हैं, हवा भरने के लिए हैं। लेकिन लेफ्ट वाला डम्ब है, क्यों, वो खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि हवा अब भरनी है या ठीक है, या प्रेशर प्रॉपर है या नहीं है। और राइट वाला इंटेलिजेंट इसलिए है, बस उसको कनेक्ट करना, बटन दबाना है, और जब जितनी रिक्वायरमेंट की जितनी प्रिसाइज वैल्यू हवा भरी जाएगी, फिर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये डम और इंटेलिजेंट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्टिंग्विशमेंट हुआ। तो ये और भी कई तरीके के हो सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमने ये देखा कि मेजरमेंट सिस्टम के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, एरोस्पेस में, मिलिट्री में, वेदर में, बायोमेडिकल में। तो इनकी जो एरियाज हैं वो लिमिटेड नहीं है, बहुत जगह डाटा कम्युनिकेशन में बहुत जगह इनका यूज़ होता है। इसके बाद हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, और लास्ट में हमने ये भी समझा कि कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिनका काम एक ही है, बट उनकी क्लासिफिकेशन वो अलग अलग उसमें कंसिडर भी किए जाते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको जिसके आंसर आपको क्लास में बताने हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर इज पोजेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इनमें से क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग डिवाइस, या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस में बी यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सी डिवाइस की हम हेल्प से उसकी रेंज इंक्रीज कर सकते हैं, शंट्स, मल्टीप्लायर्स, या करंट ट्रांसफॉर्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एमीटर इज अ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय इंडक्शन अमीटर, परमानेंट मैग्नेट टाइप अमीटर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक अमीटर, या मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप वोल्टमीटर। द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी very light, very heavy, either A or B, neither A nor B। किसी इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है वो किस तरीके का होना चाहिए, भारी भरकम, हल्का फुल्का, या इन दोनों में से कोई सा भी, या दोनों में से कोई सा भी नहीं। ओवरऑल इस प्रेजेंटेशन से हमने मेजरमेंट के एरियाज को समझा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को समझा, और उनके टाइप्स को हमने समझा है। प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए इन रेफरेंसेस का यूज़ किया गया था, और आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक सारणी से स्टडी करें। इसमें आपको पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।